अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मेरी इज़्ज़त-ए-माब वतनशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और हर शहरी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करता है और अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। 5 साल में एक मर्तबा इंतखाबात आते हैं और आप इन इंतखाबात के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं और उम्मीदवार का इंतखाब अपने मसाइल के हल के लिए करते हैं। उम्मीदवार का इंतखाब इसलिए करते हैं कि वो मुंतखब होकर आपके मसाइल को हल करेगा, आपके दुख दर्द में आपके दरमियान में रहेगा, आपकी मुसीबत के वक्त मददगार बन के आपके सामने आएगा, आपके परेशानी के वक्त आपके परेशानी को दूर करने की कोशिश करेगा और वो मुंतखब होने के बाद खाने से खाना मिलाकर आपका खादिम बनकर, आपका खिदमतगुजार बनकर आप पे काम करेगा, आपके मसाइल को हल करेगा। और मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने अपने जिद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त में किया था जब हमारे तख्त ताज लुट चुके थे, हमारी हुक्मरानी का खात्मा हो चुका था, हमारी इज्जतें इस्मतें लुट चुकी थी। खौफ वो मायूसी ने हमको घेरे में ले लिया था, सब कुछ लुट चुका था, तबाही और बर्बादी, खौफ और मायूसी का आलम था। मेरी मुराद उस वक्त की है जब सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ और पुलिस एक्शन के नाम पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारी इज्जतों को लूटा, हमारी इस्मतों को लूटा, हमको बेघर कर दिया, हमारी लहलाती हुई खेतियों को उजाड़ दिया, हमारे जगमगाते हुए महलात को वीरान कर दिया, हमारी माओं और बहनों की कोकों को वीरान कर दिया। क़त्ल खून व गारतगिरी का यह आलम था कि हर कुएं में पानी कम था, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थी। ऐसे आलम, ऐसे वक्त में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का हिया किया तो हिया के वक्त हमने यही बात कही कि हम अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, माशी बदहाली को दूर करेंगे और एक मरकज़ सियासी पे आपको जमा करेंगे और आपकी सियासी ताकत के जरिए आपके मसाइल को हल करेंगे। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने अपनी मुसलसल सियासी जिद्दोजहद का नतीजा कि आज न सिर्फ रियासतें तेलंगाना व आंध्रा में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की जड़ें मजबूत है, बल्कि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने अपनी सियासी ताकत के जरिए मसाइल को हल करवाया और हर हुकूमत वक्त को अपने मुतालबे पर झुकने पर मजबूर किया। तारीख रियासत मुत्तहिदा, रियासत आंध्र प्रदेश की तारीख को उठाकर देखिए तो आपको नजर आएगा कि का सुब्रमण्यम रेड्डी से लेकर वेंकट राव हो या चिन्ना रेड्डी हो या विजय भास्कर रेड्डी हो या वायस राजशेखर रेड्डी हो या एनटी रामाराव हो या चंद्रबाबू
या फिर के चंद्रशेखर राव हो, हमने हर चीफ मिनिस्टर का अपने मुतालबे पर मुतवज्जो किया और उनको हमारी आवाज को सुनने पे मजबूर किया। हमारी आवाज को सुनने पर मजबूर किया, मुतवज्जो किया, बल्कि हमारे मुतालिबात को कबूल करने के लिए हमने उनको मनवाया है। ये एक सियासी ताकत ही थी जिसकी वजह से रियासत में महकमे अक़लियती बहबूद कायम हुआ, माइनॉरिटी कमीशन कायम हुआ, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज अगर रियासत तेलंगाना व रियासत आंध्र प्रदेश में अगर मुसलमानों को पिछड़े तबकात के साथ अगर तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी जिद्दोजहद मजलिस ने काम किया और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं की या फिर जज्बाती तकारीरें नहीं की, बल्कि मजलिस ने मसाइल का हल किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में जब वाइस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनके सामने रखा और ऐवान असेंबली में बताया कि देखो ये क्या नाइंसाफी है मुसलमानों के साथ कि एससी को स्कॉलरशिप है, बीसी को स्कॉलरशिप है, एसटी को स्कॉलरशिप है, लेकिन मुसलमान को स्कॉलरशिप नहीं है। तो क्यों नहीं है? और हमने एहतजाज किया, दिन भर आंध्र प्रदेश की असेंबली को चलने नहीं दिया और उसका नतीजा हुआ कि क्या हुआ कि उसी वक्त राजशेखर रेड्डी साहब ने असेंबली में ऐलान किया कि मुसलमानों को भी बीसी, एससी, एसटीज के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो वो स्कॉलरशिप कैसी स्कॉलरशिप थी? प्री मैट्रिक भी थी, पोस्ट मैट्रिक भी थी। मतलब ये कि 5वीं जमात के बच्चे को भी थी, 6वीं जमात को भी थी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट को भी स्कॉलरशिप थी, ग्रेजुएशन को भी स्कॉलरशिप थी। अरे फिर असेंबली में मैं खड़े होकर लड़ने लगा और कहने लगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी दी जाती है, CSTs को, BCs को, मुसलमानों को क्यों नहीं? तो उसके बाद ऐलान हुआ असेंबली में कि वो मुसलमान जो एंट्रेंस एग्जाम उस वक्त एमसेट होता था, एमसेट क्वालिफाई करेगा, पास करेगा और काउंसलिंग में उसको सीट मिलेगी, तो MBBS हो, BE हो, आर्किटेक्चर हो, LLB हो, MBA हो, MCA, फिजियोथेरेपी हो, कोई भी कोर्स हो, दाखिला ले लें और फीस हुकूमत देगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप बताइए कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी रियासत है जहां का एक गरीब मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे, इम्तिहान को पास करे और वो डॉक्टर बन सकता है? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज ऑन पार विद SC ST स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिल रही है। ये मजलिस का कारनामा है। और आपको याद दिलाऊं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही थी जिसने ऐवान असेंबली में हमने गड़बड़ किया था। आंध्र प्रदेश की असेंबली में राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने उनसे कहा कि रेड्डी साहब, मुसलमानों के पास गरीबी है, पसमानदगी है, आपने तालीम का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन कई बच्चियां हमारे घरों में बैठती हैं, पैसा नहीं होने की वजह से उनकी शादियां नहीं होती है। तो उन्होंने कहा, पूछा, अकबर भाई बताओ क्या करना है? तो मैंने असेंबली में कहा था कि राजस्थान में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए गरीब बच्चियों की शादियां की जाती हैं, तो हमारा मुतालबा है कि मुसलमान गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम व एहतमाम भी रियासती हुकूमत के जानिब से होना चाहिए। तो उसी वक्त राजशेखर रेड्डी साहब ने असेंबली में ऐलान किया इज्तिमाई शादियों का, कि इज्तिमाई
इज्तिमाई शादियां होंगी मुसलमान बच्चियों की। याद होगा बुजुर्गों को कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में इज्तिमाई शादियां होती थी, 100-100, 200-200 बच्चियों की शादियां। पूरे आंध्र प्रदेश में हजारों गरीब बच्चियों की शादियां हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर, और उसको हमने मुतालबे को मनवाया। हम काम करें। आंध्र प्रदेश में जब मैं पहली मर्तबा MLA बना 99 में, अब 5वीं मर्तबा MLA हूं, पहली मर्तबा जब बना तो अक़लियतों का बजट 26 करोड़ रुपया था, और आज क्या है? 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। रियासत तकसीम हो गई, तेलंगाना वजूद में आया। उस वक्त तेलंगाना आंध्रा मिला हुआ था तो 26 करोड़ का बजट था। आंध्रा टूटा और तेलंगाना बना, 2000 से ज्यादा का बजट सिर्फ तेलंगाना का है। तो ये काम किसका है बताइए? ये कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, और आपकी नुमाइंदगी, आपके इत्तेहाद का ये कारनामा है, आपके दुआओं का नतीजा है, आपके भरोसे का नतीजा है कि आज मजलिस ये काम कर रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी जरूर जीतता है चंद्रायन गुट्टे से, लेकिन ये भी जरूर कहूंगा कि वोट चंद्रायन गुट्टा मुझे देता है तो सारी रियासत का मुसलमान जो वोट नहीं दे सकता वो हाथ फैला के अगर वोट देने वाले का हक मुझ पर है तो मेरी हक में दुआ करने वाले का भी उतना ही हक मुझ पर है। अगर वोट देने वाले का एहसान है तो दुआ करने वाले का दुआओं का भी मैं कर्जदार। हम सब की मेहनत, कोशिश, इत्तेहाद और ताकत का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनी। और अगर आज राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के बाद में आंध्र प्रदेश नहीं रहा, तेलंगाना वजूद में आया। अरे आज TRS की हुकूमत है, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर है। आज कई स्कीमात हैं, आसरा पेंशन पर एहतजाज किसने किया ऐवान में? कैसा आसरा पेंशन आई? माजूरीन को पेंशन कैसे आई? बेवाओं को कैसे आई? भूल गए लोग। जाकर देखो टेलीविजन को या इंटरनेट पर, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी जो आसरा पेंशन के लिए ऐवान असेंबली में 304 का क्वेश्चन डाल के, शॉर्ट डिस्कशन डाल के बहस की। हमने असेंबली से वॉकआउट किया, स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई थी, हमने असेंबली से वॉकआउट किया और उसके बाद सारी स्कॉलरशिप दी गई। आज ये कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, ये कब आया, कैसे आया? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर आया। हमने असेंबली में कहा कि इज्तिमाई शादियां होती है और इज्तिमाई शादियों में दूल्हे नहीं आना चाहते। दूल्हे ये समझते हैं कि इज्तिमाई शादियों में आने से हमारी बेइज्जती हो रही है। कई बच्ची के घर वाले इज्तिमाई शादियों में दूल्हे को आने के लिए कहते हैं तो दूल्हा इनकार करता है और कई निस्बतें टूट रही हैं। तो मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा, अहमद पाशा कादरी साहब ने पहली तकरीर तेलंगाना असेंबली की उसमें कहा कि एक शादी मुबारक की तरह एक जो इज्तिमाई शादियों की स्कीम है, इसको इज्तिमाइयत से हटाकर इनफरादियत पे लाना चाहिए। मुसलमानों में सबसे बड़ा मसला है तो गुर्बत का है, कई बच्चियां घरों में बैठी हैं, इनको आप 50,000 रुपया एक एक लड़की को दीजिए ताकि उनकी शादी हो।
तजवीज बहुत अच्छी है, सही बात है। गरीब बच्चियां घरों में हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। मैं ऐलान करता हूं कि 51,000 रुपया हर गरीब मुसलमान बच्ची को देंगे और उसके साथ ही साथ कल्याण लक्ष्मी के नाम पर गैर मुस्लिम बच्चियों को भी देंगे। तो ये कारनामा शादी मुबारक का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। लाखों बच्चियों की शादियां हुई हैं। किसकी वजह से? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हुकूमत ने। अरे मजलिस काम करती है, मजलिस सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती। अरे क्या इस बात से इनकार करेंगे? क्या ओवरसीज स्कॉलरशिप थी? पहले एमबीबीएस कर लीजिए, बीई कर लीजिए, आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स करने के लिए, एमई करने के लिए, मास्टर्स का कोई भी कोर्स करने के लिए अमेरिका जाना चाहे, लंदन जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे, न्यूजीलैंड जाना चाहे, कहीं पर भी जाना चाहे, 20 लाख से जायद एयर की टिकट, हॉस्टल का फीस और यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस देते हैं। कौन? रियासती हुकूमत देती है। किसके मुतालिबे? क्या हमारे मुतालिबे पर नहीं हुआ? आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए मैंने असेंबली में गड़बड़ की तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, अकबर भाई आपकी बात सही है, मैं ऐलान करता हूं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए हुकूमत स्पॉन्सर करेगी। आज 2000 से जायद बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, लंदन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कई जगहों पे हैं। 20 लाख रुपया दिया गया। आप बताओ किसने करवाया? अरे आप शायद भूल गए, आपको याद दिलाऊं कि हिंदुस्तान की वाहिद रियासत तेलंगाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालिबे पर इस रियासत की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है। क्या ये काम मजलिस का नहीं है? क्या हमने काम नहीं किया? अरे आज इतनी दुश्मनी, लेकिन उसके बावजूद हम इतना काम करा रहे हैं। तो ये मेरी ताकत नहीं है मेरे भाई, ये आपके इत्तेहाद की ताकत। ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये आपकी दुआएं हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो या फिर ये मोटर गाड़ी वाले, इन सबको मालूम कि तख्त पे बिठाने वाला कौन है। अरे भाई समझो इस बात को, दुनिया उसी को सुनती है, उसी को मानती है जिसके पास ताकत हो। बेवा की तरह फरियाद करने से इंसाफ नहीं मिलता। अरे ताकत होना पड़ता है, ताकत मजलिस के पास है। वक्त के हर हुक्मरान को अपने मुतालिबे पर झुकाना मजलिस को आता है, मजलिस को आता है। और कोई नहीं सुना तो फिर आंधा तख्ते पे लिखाना भी है। क्या इस बात से इनकार करेंगे कि एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, अब मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये कांग्रेस की आखिरी किरण होगी। क्या आखिरी किरण नहीं हुआ? कहां है? गुमनामी में है, किधर है नहीं मालूम, कहां है नहीं मालूम।
तो चाहे कोई भी हो, साइकिल वाले हो, या कोई भी वाला हो, याद रखो अगर हमसे टकराओगे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं है, लेकिन अगर छेड़ेंगे तो हम किसी को छोड़ने वाले। घबराना ये हमारे खून में, हमारी फितरत में, हमारे मिजाज में, हम डरते या घबराते नहीं हैं। दुनिया ने देखा कि कितनी हिम्मत हम इस सीने में रखते हैं। अरे मुल्क से कई लोग मुल्क को लूट कर फरार हो गए, मालिया लूट कर भाग गया, ये लूट के भाग गया, वो लूट के भाग गया, उन्हें भाग गया, उन्हें भाग गया। हम भागे नहीं, सब लूट के गए, लेकिन हम मुस्कुराते मुस्कुराते आए। चेहरे पे कोई खौफ था, कोई डर था? अरे कभी नहीं था, ना अभी भी है। 40 दिन क्या 40 साल तुम जेल में रख लो, तख्तदार पे नहीं झुकेगी। सूरत पे एक भी खौफ की छुर्री तुमको नजर नहीं आएगी। डरने या घबराने वालों की जमात नहीं है। आपको भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है और काम करेगी। आज भी अगर मैं यहां हूं तो मेरे सदर, मेरे अमीर ने मुझसे कहा कि जाओ अकबर, तो अपने अमीर, अपने सदर के हुक्म को मानता हुआ यहां तक आ गया। अकबरुद्दीन ओवैसी इताअत अमीरी करता है। जब जब मेरी जमात कहेगी जाओ, अकबर जाएगा। जब मेरी जमात कहेगी अकबर तू लटक जा फांसी पे, तो अकबर मुस्कुराते हुए फांसी पे भी लटक जाएगा। घबराएगा नहीं। आज लोग कह रहे हैं कि अकबर साहब बीमार है, तबीयत सही नहीं। अरे नहीं, बीमार तो पहले से ही हूं, लेकिन बीमारी को भी शिकस्त दे सकता हूं। वो हिम्मत है मुझ में, वो ताकत है मुझ में। लेकिन यहां नौजवानों से कहूंगा, खुदारा नौजवानों, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि जब कहीं मैं जाता हूं तो कहते हैं, नारे लगाते हैं, शेर आया, शेर आया। नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं शेर बनना भी नहीं चाहता। आजकल तो बहुत शेर पैदा हो गए, जिसको देखो वो शेर बन रहा है, अपने आप को शेर बोल रहा है। खुदा के लिए मुझे शेर मत बनाओ, ना मुझे शेर बनना है, ना मैं शेर हूं, ना मुझे शेर बनना है। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? मेरे नौजवानों को शेर बनाना। मुझे शेर बनना नहीं है, ना मुझे शौक है, ना मैं हूं। मैं जहां भी जाता हूं अपने नौजवानों को शेर बनाने के लिए। तुमको शेर बनना है? क्या वाकई में शेर बनना है? तो करोगे मैं जो कहूंगा, अमल करोगे। शेर बनना है तो पहले नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को पढ़ो, यतीमों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, मसाजिदों को आबाद कर दो। करोगे? करोगे? आसान है, कुछ नहीं। नमाज के पाबंद बन जाओ। ये दुनिया के जितने अपने आप को शेर बोल रहे ना, चूहे के भागेंगे। ये कितने नए नए शेर पैदा हो गए ना,
बिल्लियां बन के भागेंगे आप, बशर्त ये कि नमाजी बन जाओ, कुरान को पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद। आज मैं नौजवानों की मोहब्बत की कदर करता हूं, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूं कि इतनी दूर से मोटरसाइकिल पे नारे लगाते हुए जोश में आए। मैं इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, सलाम करता हूं। यहां खड़े इस मजमे का भी एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं। मेरे लिए आवाजें लगा रहे, इसके लिए ममनून हूं, मशकूर हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एक बात जरूर कहूंगा, इस मजमे में कई लोग जिनको चाय का शौक है, सुनिए मेरी बात, कई लोग हैं जिनको शायद सिगरेट का भी शौक है, कई लोग हैं इस मजमे में जिनको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या ये खान वो खान के सिनेमा है, या इस मजमे में कई हैं जिनको कई शौक हो गए। हलाल शौक होगा, हराम शौक नहीं कह रहा हूं, हलाल शौक होगा। हलाल शौक रखना कोई गुनाह नहीं, चाय पीना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मैं यहां पे खड़े मेरे नौजवानों से कहूंगा, एक चाय तो कोई नहीं पीता होगा ना भाई। चाय का शौकीन दिन में 4-5 चाय तो पीता है ना। एक चाय कितने में? 7 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये है ना। तो मेरे भाई, मैं चाय पीने वाले मेरे भाइयों से कहूंगा कि शौक से 5 चाय आप जरूर पीजिए दिन में, एक चाय जरूर पीजिए, लेकिन उस 10 रुपये में से 1 रुपया महल्ले की मस्जिद के हुंडी में, गल्ले में डाल दो, यतीम बच्ची की शादी के लिए, एक गरीब बच्चे की तालीम के लिए। क्या हम ये नहीं कर सकते? इतना पेट्रोल जलाए, वखाराबाद से अकबर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते आए, 1 लीटर पेट्रोल के पैसे मस्जिद के गल्ले में डाल दो, यतीम की मदद कर दो, गरीब की मदद कर दो। अगर हमारी आबादी कितनी है? अरे हिंदुस्तान का सेंसस कहता है कि 17 करोड़ 85 लाख 18 करोड़, मैं कहता हूं 25 करोड़। ठीक है, वो सही है। 17 करोड़ में से अगर 5 करोड़ मुसलमान रोजाना 1 रुपया डालेगा तो कितने पैसे जमा होंगे? सोच लो मेरे। क्या हमको फिर किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी? किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी? किसी की मोहताजी की जरूरत पड़ेगी? अरे हम खुद हमारे मुसीबत ज़दा परेशान हाल मुसलमान की मदद कर सकते, लेकिन हमारे पास ये फिक्र नहीं, ये सोच नहीं। सिर्फ अकबर ओवैसी आ गए तो बस तकरीर करो, मोदी को बोलो, अमित शाह को बोलो। ये भी बोलूंगा, उसके साथ साथ अपनी कौम की इस्लाह भी करूंगा, उनकी तरबियत भी करूंगा, उनको सही रास्ता भी दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि वक्त का तकाजा क्या है, हमको क्या करना। और अगर कोई आज ये समझ रहा है एनआरसी, एनपीआर या सीएए की वजह से अकबर ओवैसी बाबरी मस्जिद को भूल गया, अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं बाबरी मस्जिद का गम, बाबरी मस्जिद की शहादत, बाबरी मस्जिद का गुस्सा मेरे सीने में रहेगा, उस वक्त तक रहेगा। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। क्या भूलेंगे? बाबरी मस्जिद
हमेशा हमारे सीने में रहेगी। मस्जिद एक वक्त बन जाती है तो रोज़े क़यामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। आज हमको उलझाकर हमारे अल्लाह के घर की तरफ से नजरों को हटाने की साजिश करने वालों, तुम ये न समझो कि मुसलमान भूल गया। एक बाबरी मस्जिद हुकूमत अदलिया के फैसले के बाद हमारी नहीं रही। हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी तय करता है कि मौजूदा जितने भी मसाजिद हैं हम उन मसाजिदों को आबाद करेंगे, जो वीरान है उनको आबाद करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो जब तक हयात है एक मस्जिद गई कोई बात नहीं, हम 1 लाख और मसाजिद बनाएंगे, क्योंकि ये मुल्क का दस्तूर या कानून हमको इजाजत देता है। हम कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए जमहूरी तौर से जरूर अपने इबादत गाहों को बनाएंगे, उनका तहफ्फुज करेंगे और हमारे इबादत गाहों से हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की सदा को बुलाएं। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अरे आज परेशान है मुसलमान, फिक्रमंद है मुसलमान कि क्या होगा। सीएए आया, एनपीआर आ रहा है, एनआरसी आ रहा, लोग बोलने लगे। सब बोले अकबर साहब नहीं बोले। हाँ बोलेंगे, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, सब बोल लो, उसके बाद हम बोले। अरे मेरा अंदाज है, मेरी सोच है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। एक वाकया सुनाता हूं, सुनो। एक गांव था, आदमखोर शेर गांव पे हमला कर रहा था। एक इंसान को खींच रहा था, लेके चला जा रहा था, कभी जानवर को। तो पूरे गांव वाले जमा हुए, बैठ के तय करे कि नहीं, अभी आदमखोर को मारना है, पकड़ना है। तो सब बोलकर बोले कि सबकी ड्यूटी है कि ये वक्त से ये वक्त तक इधर चौकीदारी करेंगे, उधर देखेंगे, सब मिलके देखेंगे। और सब लोग रात में दिन में 24 घंटे जागते रहे, देख रहे कहीं शेर आ रहा या नहीं आ रहा। गांव में एक शरीर बच्चा था, उसकी शरारत क्या थी, एकदम पुकारने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। पूरा गांव भागा, भाग के जाके देखे तो शेर नहीं है। बच्चे से पूछे क्या हुआ मियां, तो बच्चा हंसने लगा, बोला मैं मजाक कर रहा। फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन गए, फिर पुकारा बच्चा, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। सब भागे, सब आगे। फिर जाके देखे शेर नहीं है। फिर गांव वाले बोले अरे बाबा ये क्या है, मजाक कर रहा, दिल लगी कर रहा, तेरी आदत हो गई। 1-2 जने उसको 2 रख दिए, हो गया। वो बच्चा खामोश बैठ गया, आ गया। तीसरी वक्त फिर पुकारा, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। पहली वक्त से ज्यादा, दूसरी वक्त से ज्यादा पुकारा तो लोग बोले मजाक कर रहा, दिल लगी कर रहा। अरे इससे पहले भी बोला, उसके बाद भी बोला, भाग के गए, शेर था ना कुछ था। लेकिन क्या हुआ, सही शेर आ गया। तो अकबरुद्दीन ओवैसी सही के इंतजार में है। बोलेंगे एहतजाज करने वाले एहतजाजियों, तुमको मेरा सलाम, तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलवा मेरा सलाम, जामिया के स्टूडेंट तुमको मेरा सलाम। उत्तर प्रदेश
कि मेरे भाइयों को तुम्हारा सलाम, मेरा सलाम हर वो एहतजाज में शामिल होने वाले हिंदू का मेरा सलाम, बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का मुझे सलाम है। हर सेक्युलर जहन रखने वाले का जो एहतजाज में आकर आगे बढ़ा, मैं सलाम करता हूं सर। लेकिन ये भी कहूंगा, सारी तवानाई सर्फ मत करो, कुछ तवानाई बचा के रखो। अगर मेरे पास हिम्मत है, ताकत है 2 घंटे तकरीर करने की, पूरे 2 घंटे अगर यही चीज के चिल्ला के चले गया, तो फिर इसके बाद के जलसे में क्या बोलूंगा? सही है ना? तो कभी भी अपनी तवानाई को बचाना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उस कागज को फाड़ कर, सिर्फ कागज को ही नहीं फाड़े, अब और बोलूंगा तो बोलेंगे ऐसा बोले, किसको फाड़े आप मुझसे बेहतर आता है, और किस किस की क्या हो गई है, क्या है वो भी करें। एहतजाज जारी है, और जब ये एहतजाज में अगर कमी आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी शोला बयानी को लेकर आ जाएगा और थके हुए जिस्मों में एक नई ताकत दे देगा, एक नई हिम्मत दे देगा और बता देगा हिंदुस्तान को। वो असद ओवैसी था जब उसने ऐवान पार्लियामेंट में फाड़ा है, अभी अकबर ओवैसी की बारी है। ये हिकमत है। हिकमत चाहे मैदान ओहद हो या मैदान बदर हो या फिर खंदक हो, हिकमत थी आहा की, हिकमत थी और आज भी हिकमत है। जिसका काम वो बेहतर जाने, डॉक्टर का काम डॉक्टर बेहतर जाने, इंजीनियर का काम इंजीनियर बेहतर जाने, सहाफत का काम सहाफी बेहतर जाने, एक इल्म का काम एजुकेशनिस्ट बेहतर जाने। एक बीमार है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब हट जाओ, मैं इलाज करूंगा, इलाज होगा? नहीं होगा। मेरा काम मुझको करने दो, मेरा काम। इस सहरा की खाक हमने बेकार के नहीं छानी है। 3 नस्ल इस कारवां को बनाने में, अरे कुछ तो हिकमत, कुछ तो अकल है, इसलिए ये मुमकिन। खुदा ना समझो हालात की नजाकत को। चलो अब आपके बल्दी इलेक्शन पे आता हूं। 5-10 मिनट बल्दी इंतखाबात, वोट देते हैं आप लोग, किसके लिए? अरे हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में गली की रोड नहीं है, वोट देते। लाइट नहीं है, वोट देते। पानी नहीं है, वोट देते ना। ड्रेनेज नहीं है, देते। पेंशन नहीं है, देते। कई ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यार ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा नुमाइंदा करेगा बोल के वोट देते ना। हर वक्त लाइट, बिजली, पानी, मोरी, वजीफा, ये वो सबके लिए दिए हैं। अब के टाइम पे वोट इन मसलों से हटकर दे रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? याद रखो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एनपीआर कौन करेंगे? अकबर साहब। क्या वहां दिल्ली से कोई आके करेगा? नहीं। हैदराबाद से कोई आके करेगा? नहीं। तानूर की बल्दिया से बल्दिया का एक ऑफिसर घर पे आएगा, एनपीआर करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट करेगा, डेथ सर्टिफिकेट करेगा और एनआरसी भी वही करेगा। तो इसके लिए अपना नुमाइंदा होना जरूरी है या नहीं? है या नहीं? मैं तो बोलूंगा कि ये लाइट, बोरी, ड्रेनेज ये बाद में देखेंगे,
तो इस बात को समझो, खुदारा इस बात को समझो कि आज अगर हमारा नुमाइंदा होगा, हमारा कॉर्पोरेटर रहेगा, तो ऑफिसर जो घर में जाके ये लाओ, वो बताओ, ये बताओ बोलते अपने कॉर्पोरेटर साहब पहुंच जाएंगे और बोलेंगे क्या बताओ वरना मैं चल जाएगा। हो गया नहीं होगा? इसलिए जरूरी है, समझो मेरी बात को, समझो। और अजीब अजीब कानून, कैसे कानून? आप बोलो, गैर मुल्की को मुल्की बनाने का कानून, गैर मुल्की को मुल्की बनाने का कानून और मुल्की को गैर मुल्की बनाने का कानून। अजीब है, जो मुल्क का है उसको नहीं है बोलो, जो नहीं है उसको बना। आप गौर करो, क्या मजा, अजीब व गरीब है। अरे इस वास्ते बोलते हैं जब मनसब पे बिठाते ना तो देख समझ के बिठाना, ऐसों को बिठाएंगे तो ऐसा ही होगा। अरे जरा तो अक्ल वालों को बिठाना। कैसे कैसे लोग, हर जमहूरियत की खूबसूरती है कि चाय वाला भी वजीर आज़म, जमहूरियत की खूबसूरती है, चाय वाले का कमाल नहीं है। हमारी हिंदुस्तान के दस्तूर का कमाल है, हमारी जमहूरियत की ताकत है कि चाय वाले को भी हम वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा। और कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? चाय वाले थे, वजीर आजम। अब वो अलग बात है कि परसों तक चौकीदार भी थे। इलेक्शन हो गया, चौकीदारी खत्म हो गई। 2014 से कितने कितने रूप देखा हूं मैं इसके। कभी चाय वाला बन गया, कभी चौकीदार बन गया, कभी गरम चाय उसके बाद चौकीदार चाय वाला खत्म हुआ, चौकीदारी खत्म हुई। चेन्नई को में गए थे मोदी साहब, वहां में क्या देखा? चाय वाला खत्म हुआ, चौकीदार खत्म हुआ, थैला डाल लेके खत्म। खैर अच्छा है, तरक्की हो रही है। चाय से चौकीदार, चौकीदार से कचरा। अच्छा कर ले तो हमको क्या है, हमको क्या करना। मगर आप गौर करो कि क्या है ये, मुल्क को कहां ले जाना। आज लोग समझेंगे कि सीएए के खिलाफ है, अकबर ओवैसी हिंदुओं को शरीयत दे रहे, मुसलमान खिलाफ है। नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहने बसने वाले हिंदू को हिंदुस्तान की शरीयत दीजिए, ना मुझे एतराज है, ना यहां ठहरे लोगों को एतराज है। नहीं है ना? नहीं है ना? हमको है ही नहीं। मुसलमान को नहीं दे रहे, ठीक है, उस पे भी नहीं। मत दो भाई, मत दो। हमारा एहतजाज, हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा हिंदू को देने से नहीं, मुसलमान को नहीं देने से नहीं। हमारा झगड़ा हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ, हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ जाते हुए जो कानून बन रहा है उसके खिलाफ हमारा एहतजाज। सुनिए ना, मैं जहां जहां चला तेरा साया साथ चला, गाना था ये। तो जहां जहां मैं चलता हूं ये लोग मेरे भाई लोग, अब बताएंगे क्या बताएंगे मालूम आपको? अकबर साहब फिर चाय वाला बोले, ये भी बताओ, मुसलमान को नहीं देने के खिलाफ हम नहीं है, हिंदू को देने के खिलाफ हम नहीं है। हम खिलाफ हैं तो इसलिए है कि ये कानून दस्तूर के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ।
एनपीआर, एनआरसी। भाई अब तक सेंसस होता था ना, हर वक्त सेंसस होता था ना, अब ये नया क्यों? अब ये कि नहीं आप ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लाओ, वो बताओ, ये बताओ, वो है तो है, नहीं है तो नहीं। अच्छा, अब आप शहरियत का फैसला करेंगे, जरूर करिए, जरूर करिए, हमें एतराज नहीं, शहरियत का फैसला करना जरूर करिए। मैं चाय की बंडी से वजीर आजम के कुर्सी पे बैठ गया, मैं तो बैठे रहूंगा, लेकिन दूसरे पूरे लाइन में ठहर के अपनी शहरियत साबित करो। ये कैसा भाई? मोदी साहब, अमित शाह साहब, आप भी कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो, लाइन में खड़ो, पहले हिंदुस्तानी है बोल के साबित करो, फिर इलेक्शन लड़ो, जीतो, फिर सही है ना? हम तो कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी हिंदुस्तान लाइन में खड़े रहना, ये कैसी बात? आपको मैं बताऊं, आपको सुन के हैरत होगा, हमारे मुल्क में आधार कार्ड कितने हैं मालूम आपको? 125 करोड़, 125 करोड़ आधार कार्ड है। आधार कार्ड रजिस्ट्री में, आधार कार्ड बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नहीं रहा तो ये फोन ये भी नहीं, सही है ना? तो 125 करोड़ आधार कार्ड है, डिटेल है। अब फिर ये नया क्यों? आधार से मजबूत कर लो ना, सही है ना? गलत नहीं, मोदी साहब बोलते नहीं आधार कार्ड नहीं। अच्छा बाबा, आधार कार्ड नहीं तो रजिस्ट्री हुई सो उसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो ये फोन जो आया सो इसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो फिर ये गवर्नमेंट स्कीम से पैसे आ रहे उसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो बैंक कार्ड का क्या? नहीं, अजीब है। और कितने करोड़ खर्चे आधार कार्ड पे मालूम आपको? 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ आधार कार्ड बनाने के बाद, 10,000। हाँ और अच्छा, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वोट डालने गए तो कार्ड है क्या पूछता? पूछते हैं नहीं? पूछते ना भाई, आप फोटो खींचाए ना, कार्ड बनाए ना, वो कार्ड की वजह से वोट डाल रहे ना। 90 करोड़ वोटर आईडी कार्ड है। कितने? वोट लेना था, ले लिए, कुर्सी पे बैठ गए। अब हम हिंदुस्तान के शहरी है या नहीं, हम साबित करना। अब और करो, मजा दिल लगी, अब और करिए। चलो, पैन कार्ड, पैन कार्ड क्या है? इनकम टैक्स, सही बोले। पैन कार्ड के बगैर इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स भरना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना है, इसको भी नहीं मानते। तो बाबा फिर इतने बरस से 42 करोड़ लोगों से करोड़ों रुपये टैक्स लिए, वापिस करते हैं। वापिस करो, अब तक लिए ना, वापिस करो। नहीं, आप देखो, बर्थ सर्टिफिकेट, चलो इस पे आ जाए। बर्थ सर्टिफिकेट का क्या है मालूम आपको? बर्थ सर्टिफिकेट, हर रोज 50,000 बच्चे पैदा होते, हर रोज। महाना 1.5 लाख, सालाना 1,80 लाख, जिसमें से बाद बच्चे घरों में पैदा होते हैं, बाद बच्चे दवाखाने। घर में जो पैदा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, दवाखाने में जो पैदा हुआ रजिस्ट्रेशन होता। सारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी 30% पैदा होने वाले बच्चे घरों में पैदा हो रहे हैं, 70% दवाखानों में। वो 70% जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा, उनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, सिर्फ 30%, सिर्फ 30%। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, बर्थ सर्टिफिकेट कितने हैं मालूम आपको? सिर्फ 55 करोड़, 55 करोड़। तो आप और करो, 70 करोड़ लोगों के
सर्टिफिकेट नहीं है, और ये चाय वाला और ये अमित शाह एनआरसी एनपीआर का आने निकलेगा। अब गौर करो, मैं कहना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि एनआरसी एनपीआर मुसलमानों का मसला नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का मसला है, सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, दलित का मसला है, एससी का मसला है, एसटी का मसला है, बीसी का मसला है, पारसी का मसला है, सिख का है और मुसलमान का भी मसला है। तुरंत भी जाके नहीं। अब लोग परेशान, पासपोर्ट भी है। हाँ, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है मालूम है? 130 करोड़ में 8 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, जिसमें से मैं भी अपने इलाज के लिए लंदन जाता हूं। पासपोर्ट क्या कह रहा है? हिंदुस्तान की शहरियत का सबूत पासपोर्ट। मैं अमेरिका गया तो पासपोर्ट है नहीं देखते, हाँ हिंदुस्तान का है। मैं हिंदुस्तान का शहरी नहीं है तो ये पासपोर्ट कहीं को दिए बाबा। अगर मैं शहरी नहीं हूं तो मुझे जाने देना था, 2 दिन पहले जो वापिस आया, आने क्यों दिए? आप गौर करो कैसा है। तो आप गौर करिए कि अजीब गरीब कानून, ऐसा कानून वैसा कानून, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और भी बहुत से बातें। वक्त नहीं है और एक जलसा है, इंशाल्लाह ना करूंगा, लेकिन एक बात कहते हुए खत्म करूंगा कि मुसलमानों, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत के निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा व अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे बाप दादा ने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया। मुझसे सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। लाल किले की वो मजबूत फसील कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बहरहाल मेरे भाई, खुदारा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, वक्त की नज़ाकत को समझो। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं, न मेरी जागीर है, न मोदी की जागीर है। इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का जितना हक है, उतना ही हक नरेंद्र मोदी का। इस मुल्क पर सर पे टोपी पहनने वाले का जितना हक है, उतना ही हक माथे पे तिलक लगाने वाले का। जितना चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है, उतना ही ये मुल्क सर पे पगड़ी पहनने वाले सिख का है। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क हम सब का है। और इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज इन इंतखाबात में हमको अपने एक एक वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को कामयाब, आज टीआरएस वाले, बाद यहाँ के लोग, बाद हैदराबाद के लोग कह रहे हैं
मजलिस पुराने शहर की जमात है, वहीं तक है, उनका असर नहीं है। अरे अहमको, गाड़ी वाले दीवानों, मजलिस वहां की है, सिर्फ पुराने शहर की है। क्या मजलिस का एमएलए महाराष्ट्र में नहीं? क्या मजलिस का एमएलए बिहार में नहीं? क्या मजलिस का एमपी महाराष्ट्र में नहीं? अरे टीआरएस वालों, तुम्हारा कोई एमपी तेलंगाना से बाहर है? तुम्हारा कोई एमएलए तेलंगाना से बाहर है? अरे छोड़ दो बाबा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं ना, वहां से जाके लड़के जीत के आ जाओ। अरे हमसे बातें दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी बोलने लगा ना तो फट जाएंगे कपड़े, स्टेरिंग हाथ को आ जाएगा, टहरा पलट जाएगा, ढकलने की भी सकत नहीं रहेगी। छेड़ो मत, छेड़ो मत। हिंदुस्तान के चार वाले को नहीं छोड़ो तो ये गाड़ी वाले को छोड़ो। वक्त दे रहे हैं, ढीली डोरी छोड़ रहे हैं। जब खींचेंगे ना तो पता चलेगा। अभी हम बोल रहे हैं पतंग है, चलो भाई चलो, जरा ढील देंगे, ढील की पेट है। असद साहब की जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। असद भाई का हिसाब मालूम आपको? असद भाई पतंग गिराते, उसके बाद में ढील देते, ढील। अकबर ओवैसी का आनंद क्या है? पतंग खिलाता है, मांझा सूखता है अपने हाथ से और ऐसा नीचे होता मारा और जब खींचता हूं तो हाथ भी जाता है, फूल भी जाता है, शक्ल भी जाती है, गाड़ी भी कोई मामूली करेगा। अरे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। वो श्रीनिवास यादव कह रहा है हैदराबाद का एमएलए, मजलिस पुराने शहर की है। अरे बाबा, मजलिस को छोड़, तू हमसे बड़ा है तो अपने बेटे को सिकंदराबाद जिता लेना था ना। सिकंदराबाद नहीं जीत सका, बड़ी बातें कर रहा है। अरे असद साहब बोले, आ गया। असद साहब अगर 8 दिन पहले बोलते तो 8 दिन पहले भी आ जाते। अब असद साहब बोल रहे हैं नहीं मियां, जरा एहतियात से। ठीक है, अमीर का हुक्म, अमीर का हुक्म। कहीं नहीं गया, यहां आया हूं। कानून वालों, तुम मुझे मालूम नहीं करना। तुम्हारा एक एक वोट मेरा हक है, मेरा एक एक पसीना, मेरी एक एक आवाज पर तुम्हारा हक है। मैं अपना हक अपना से मांगने आया हूं और अपनों को अपना हक देने आया। आप मजलिस को जिताना है और ये जीतते गाड़ी फाड़ी फूल साइकिल हाथ सबको फेंकना है, बोलना है भाई ये इलेक्शन हमारा है, इसमें हमारी जमात को देंगे, हमको बस पसंद खिलाना। और भी जलसा है, बाकी खिताब वहां पर होगा। बस आप सबसे ही कहूंगा, यही कहूंगा, वक्त नाजुक है। एक एक वोट अपना इस्तेमाल करिए, एक एक वोट अपना इस्तेमाल करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे वक्त पे नहीं करेंगे तो मेरी बात को बुरा ना माने। नहीं मालूम, नहीं मालूम ये एनपीआर एनआरसी के बाद कितनों का वोट रहेगा भी या नहीं रहेगा, नहीं मालूम। मर्जी आप, इख्तियार आपका, हक मैंने अदा कर दिया, आपको करना है। अल्लाह आपकी सही रहनुमाई करे, अल्लाह आपको सही हिदायत दे, आपकी मुसीबतों में आपका गैर से मददगार बनकर अपनी परेशानियों को दूर करे। वाहिदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।